नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल द क्लासरूम में। पिछली क्लास में हम चैप्टर पढ़ रहे थे ग्रेविटेशन, उसकी सेकंड क्लास करते हैं। उसमें हमारा पहला टॉपिक है मास। पहले हमने पढ़ा था मास क्या है। मास इनर्शिया है। जितना ज़्यादा मास होगा किसी बॉडी का उतना ही ज़्यादा इनर्शिया होगा, या यूँ कह लें कि मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया। किसी जब ऑब्जेक्ट का जितना ज़्यादा मास उसका उतना ज़्यादा इनर्शिया। और मास जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पे हो, मून पे हो या किसी भी दूसरे प्लानेट पे हो, मास हमेशा उसका कांस्टेंट रहेगा। अगला टॉपिक है वेट। अब कोई ऑब्जेक्ट सपोज अर्थ पे है तो अर्थ उस पर कुछ फोर्स लगा रही है या किसी फोर्स से अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट कर रही है, खींच रही है, और उस फोर्स को क्या बोलते थे हम? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, तो उसी फोर्स को क्या बोलते हैं? वेट। हमने पढ़ा था फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर ग्रेविटी की बात करें तो क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये फोर्स हो जाएगा। इसी फोर्स को क्या बोलते हैं? वेट। तो हम कह सकते हैं वेट क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो, वेट जो है किस किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा वेट होगा, जितना कम मास होगा तो वेट भी उसका कम होगा। और वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी के, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं वेट को। तो मास तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो वेट कैसे चेंज होगा? जब जी की वैल्यू चेंज होगी या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अगर चेंज होगी तो उस ऑब्जेक्ट का वेट है वो भी चेंज हो जाएगा। अब जो जी की वैल्यू है पोल पे और इक्वेटर पे अलग अलग होती है। पोल पे जी की वैल्यू ज्यादा होती है क्योंकि रेडियस पोल पे अर्थ की कम होती है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है पोल पे अगर जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, और इक्वेटर पे जाएंगे तो उस बॉडी का वेट कम हो जाएगा अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ जी। अगला टॉपिक देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून। अब हमने पढ़ा था कि जो वेट है वो क्या है? एक तरह से कहें कि ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। जब ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं या एक प्लैनेट से दूसरी प्लैनेट पर लेके जाते हैं तो उसका जो वेट है वो चेंज हो जाता है। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट सपोज उसका मास m है, स्मॉल m हम सपोज कर लेते हैं, तो उसका हम वेट निकालेंगे अर्थ पर और मून पर। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या कह ले कि वेट जो है मून पे वो क्या होता है? जी एम इंटू एम बाई आर स्क्वेयर। यहां हम लेते हैं मास ऑफ मून और रेडियस ऑफ मून। अगर इसकी वैल्यू निकालते हैं तो मास जो है मून का वो कितना होता है? 7.36 इंटू 10⁻²² इंटू एम बाई रेडियस होती है इसकी 1.74 इंटू 10⁻6। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह वैल्यू आ जाती है। क्या आ जाती है? ये वेट ऑन मून 2.431 इंटू 10⁻10 जी इंटू एम। इसी तरह अर्थ पे निकालते हैं तो क्या वैल्यू पुट करेंगे हम? यहाँ मास ऑफ अर्थ 5.98 इंटू 10⁻24 एंड रेडियस ऑफ अर्थ 6.37 इंटू 10⁻6। जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाती है 1.474 इंटू 10⁻11 जी इंटू एम। जब इनको कंपेयर करते हैं वेट ऑन मून, वेट ऑन अर्थ, जब इनको हम कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं इनकी,
जी से जी कैंसिल, एम से एम कैंसिल, यह आता है अप्रोक्स 1/6। या यूं कह सकते हैं कि वेट ऑन मून इज इक्वल टू वेट ऑन अर्थ बाई 6। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ से मून पर लेके जाते हैं तो उसका जो वेट है वो 1/6 हो जाता है। सपोज यहाँ वेट जो है वो कितना है, 60 न्यूटन वेट है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो अगर उसको मून पर लेके जाएंगे तो उसका वेट कितना रह जाएगा, सिर्फ 10 न्यूटन, यानी कि 1/6 हो जाएगा उसका। या यूं कहें कि सपोज हम अर्थ पर 6 फीट जंप कर पाते हैं या 1 फीट जंप कर पाते हैं, तो मून पर कितना जंप कर पाएंगे, 6 फीट, यानी कि उसका 6 गुना, क्योंकि वहां जो है ग्रेविटी भी चेंज हो जाती है मून पर। मून की ग्रेविटी कम है अर्थ के कंपैरिजन में। हमारा अगला टॉपिक है थर्स्ट एंड प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ये यूं कह लें कि यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फोर्स। और अगर यही फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर लगे, सपोज यह जो ऑब्जेक्ट है अगर इस पर मैं यूं फोर्स लगा रहा हूं, इसके क्या हो गया, इसकी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, तो उसको क्या बोल देंगे, थ्रस्ट। थ्रस्ट भी क्या है, एक तरह का फोर्स ही है, लेकिन वह उसकी डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर, उसके इफेक्ट के परपेंडिकुलर हो तो उसको क्या बोल देंगे हम, थ्रस्ट। तो ये यूं कह सकते हैं कि प्रेशर जो है वो क्या हो सकता है, थ्रस्ट बाई एरिया, को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। इसकी यूनिट क्या थी प्रेशर की, न्यूटन। थ्रस्ट भी एक तरह फोर्स है, न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर, ये यूनिट थी प्रेशर की। इसकी एक यूनिट और होती है, एक साइंटिस्ट के नाम पे रखी थी, पास्कल। यह यूनिट भी किसकी है, प्रेशर की। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो ऊंट है वह रेगिस्तान पे आसानी से दौड़ पाता है बजाय कि दूसरे एनिमल के, क्योंकि उसके जो पैर होते हैं नीचे से वह चौड़े होते हैं, यानी कि वह उसका जो एरिया है, एरिया ऑफ इम्पैक्ट है वह ज़्यादा है, उसके पैर रेत में कम धंसते हैं, इसलिए वह जल्दी से मूव कर पाता है। या यूं कहें कि आप किसी रेत पे खड़े हैं तो आप देखो कि धीरे धीरे आप उसके अंदर नीचे धंसते चले जाओगे, या यूं कह ले कीचड़ में खड़े हो तो आप सीधे खड़े हो तो उसके अंदर चले जाओगे। उसके विपरीत अगर आप लेट जाते हैं सीधा, अगर ऐसे खड़े हैं आप, तो आपके जो एरिया है पैरों का और जो इम्पैक्ट है वो क्या है, ज़्यादा होगा। अगर एरिया कम है तो इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, ज़्यादा फोर्स लग रहा होगा। अगर आप लेट जाएं तो यहाँ जो प्रेशर है वो कम होगा, क्योंकि एरिया जो है वो बढ़ गया। आपकी पूरी एडी जो बॉडी है वो इम्पैक्ट करेगी, इसको वो फोर्स लगाएगी, तो एरिया बढ़ गया तो प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। अगर एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। इसीलिए जो कील होती है उसका जो एज होता है वो नुकीला होता है, चाकू जो शार्प होता है आगे से उसका एरिया कम होता है, इसीलिए वो किसी चीज़ को आसानी से काट पाता है। तो हम कह सकते हैं कि सेम फोर्स है यहाँ भी और यहाँ भी। यहाँ फोर्स क्या है, अगर आप रेत पर खड़े हैं तो आपका वेट है, जितना वेट है वही तो फोर्स होगा। तो यह जो वेट है, या यूं कह ले कि यहाँ जो फोर्स है वो ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, यहाँ वही वेट कम इम्पैक्ट कर रहा है या कम प्रेशर लगा रहा है, क्योंकि यहाँ एरिया आपने बढ़ा दिया है। तो जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। अगर एरिया ज़्यादा प्रेशर कम, एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा। हमारा अगला टॉपिक है प्रेशर इन फ्लूइड। हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि जो
लिक्विड्स हैं या गैसेज हैं वो भी प्रेशर एग्जर्ट करती हैं किस पे, जब उस किसी कंटेनर में डालते हैं फ्लूइड को, तो वह फ्लूइड जो है सभी डायरेक्शन में, या कह लें कि उसकी दीवारों पे, उस कंटेनर की दीवारों पे एक प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। अब सपोज कोई वाटर टैंक है, इसमें हम एक बोतल को डालते हैं, खाली बोतल को, ये मान लो कोई बोतल है, तो अगर हम पुश करके इसको अंदर की तरफ डालेंगे तो यह वापस से बाहर आ जाती है। उसका क्या कारण होता है? अब जो ये लिक्विड है यह इस पर एक फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ। अब ये नीचे की तरफ तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इस पे, लेकिन यह जो लिक्विड है यह भी इस पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है, जिसके कारण यह ऊपर तैरने लग जाती है या ऊपर आ जाती है। इसी फोर्स को अप थ्रस्ट या बियॉन्ड फोर्स लगाते हैं। अब यह जो बोतल है, अगर इसको हमने इमर्ज रखना है, इसमें डुबोए रखना है, तो क्या करना पड़ेगा? कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। और वो एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा? या तो बियॉन्ड फोर्स, या यूं कहें कि ये जो लिक्विड इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, या तो उसके इक्वल हो या उससे ज्यादा हो, तभी यह इसके अंदर डूबी रह सकती है। तो इसके ऊपर जो ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, जो इसको बाहर ले आता है, उसको क्या बोलते हैं? बियॉन्ड फोर्स। आपने देखा होगा कई बार कुछ लोहे की चीज डालने, जैसे लोहे का गोला, वो इसके अंदर चला जाता है, जबकि एक कॉर्क लें अगर उस लिक्विड में डाल ले तो वह इसके ऊपर तैरता रहता है। उसका कारण क्या है कि जो गोला था लोहे का, उसका जो वेट है, या यूं कहें कि नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है, वो फोर्स कितना है? उसका वेट ही है, वो बियॉन्ड फोर्स से ज्यादा था, इसलिए वह इमर्ज कर गया, इसमें डूब गया। लेकिन कॉर्क का जो वेट है वो बियॉन्ड फोर्स से कम है, इसीलिए वह तैरता रह गया। उसी प्रकार से जो शिप्स होती हैं वह भी पानी के ऊपर तैरती रहती हैं, क्योंकि उनका जो वेट है, यूं कहें कि उनके द्वारा हटाया गया जो लिक्विड है, वो जो फोर्स है वो बियॉन्ड फोर्स से कम है, इसलिए वो तैरती रहती हैं। हमारा अगला टॉपिक है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये क्या कहता है? व्हेन ए बॉडी इज इमर्ज्ड फुल्ली और पार्शली इन ए फ्लूइड, इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कह रहा है, सपोज हमने एक स्प्रिंग से कोई वेट बांध लिया, और यह जो स्प्रिंग है यह उस वेट के कारण कुछ एक्सटेंशन फील करेगा, यानी कि इसकी लेंथ जो हो इंक्रीज कर जाएगी। लेकिन जैसे ही इसको फ्लूइड में डिप करते हैं तो इसका जो एक्सटेंशन है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और यह डिक्रीज क्यों हो जाएगा? क्योंकि यह कम फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। ये यूं कह लें कि इसका वेट जो हो कम हो जाएगा, और वो वेट कितना कम हो जाएगा? जितना इस पर बियॉन्ड फोर्स लग रहा है। और उस बियॉन्ड फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? उस बियॉन्ड फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना होगा जितना यह जो बॉडी है वहां से वाटर को डिस्प्लेस करती है। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल कह रहा है कि यह जो ऑब्जेक्ट है कितना बियॉन्ड फोर्स या अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, जितना इज दैट इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। जितना यह वाटर या किसी उस लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, हटाएगा जगह से,
तो उस फोर्स के इक्वल ही या उस फ्लूइड के वेट के इक्वल ही यह अपथ्रस्ट या बियॉन्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। यह है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसी प्रिंसिपल से शिप्स को और जहाज को डिजाइन किया जाता है। हमारा अगला टॉपिक है रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, इसको रो से डिनोट करते हैं। डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखो कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, सपोज किसी वाटर कंटेनर में हम कॉर्क को डालते हैं, यह कॉर्क इसके अंदर डिप नहीं करता, इमर्ज नहीं करता या डूबता नहीं। क्यों नहीं डूबता, उसका कारण क्या है, इसकी जो डेंसिटी है कॉर्क की, वह डेंसिटी इस लिक्विड से कम है, इसलिए यह इसमें डूबता नहीं। लेकिन कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लें जिसकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा हो तो वह उसके अंदर डूब जाएगा। या यूं कह लें कि जैसे कॉर्क की डेंसिटी कम थी इसलिए नहीं डूबा। अगर इसकी जगह कोई लोहे की चीज़ ले लें, लोहे का गोला ले लें, अगर उसको इस के ऊपर रखेंगे वाटर के तो वह अंदर चला जाएगा, क्योंकि उसकी जो डेंसिटी थी, मास पर यूनिट वॉल्यूम था, वह इससे वाटर से ज़्यादा थी। वाटर के मास पर यूनिट वॉल्यूम से ज़्यादा था, इसलिए वह डिप कर जाएगा। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी, अब डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, मास की यूनिट होती है किलोग्राम और इसकी मीटर क्यूब, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। अब रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी, किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर डेंसिटी अगर हम वाटर के साथ कंपेयर करें तो वह क्या हो जाएगी, उसकी रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को अगर वाटर से कंपेयर करें तो उसको क्या बोलेंगे, उसकी रिलेटिव डेंसिटी। अब रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट क्या होगी, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी, कैंसिल हो जाएगी। तो रिलेटिव डेंसिटी की कोई भी यूनिट नहीं होती। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आ रही होंगी। जो लोग नए आए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।